अगर आप लोग पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो देन यू आर एट द राइट प्लेस क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट पीसी बिल्डिंग। लाइक हमें अपने पीसी के लिए कौन से पार्ट्स सेलेक्ट करने चाहिए और क्या वो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल होंगे या नहीं, क्योंकि अगर हमने पार्ट्स गलत सेलेक्ट कर लिए तो वो अपनी मैक्स कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पाएंगे या फिर बिल्ड ही काम नहीं कर पाएंगे एंड देन यू एंड अप सेइंग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड एट द सेम टाइम मैं अपना छोटा पीसी बनाने वाला हूँ अंडर 60 पे, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक सेम एज माइन, क्योंकि मैं खुद इसमें अपनी एडिटिंग और गेमिंग फ्लॉलेसली करता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो मेक द सेम एंड विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू पीसी बिल्डिंग। तो सबसे पहले जो हमें सेलेक्ट करना है वो है CPU, which in my case is i5 12th gen और से i5 12400F, क्योंकि इसमें F, K, S जी मॉडल्स होते हैं और F का मतलब होता है कि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम वैसे भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने वाले हैं। और भी मॉडल्स होते हैं जैसे S, T, KS, KF, जिनकी डिटेल्स आप इधर पे देख सकते हैं। और कुछ लोग जो अभी भी सोचते हैं कि i7, i5 से बेटर होते हैं, तो इट डजेंट डिपेंड ऑन i5 और i7, इट डिपेंड्स ऑन देयर जनरेशन, क्योंकि इवन i3 के 12th या 13th जेन प्रोसेसर i7 की 3rd 4th जनरेशन को बीट कर सकता है। तो आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेना, आपको i5 चाहिए, i7 चाहिए, उनमें कौन सी जनरेशन चाहिए। बाकी नॉर्मली जो मिड रेंज पीसीज होते हैं उनमें i5, i7 यूज़ होते हैं। और अगर आप लोग एकदम प्रोफेशनल काम के लिए बना रहे हो देन आप i9 भी कंसीडर कर सकते हैं। And that's it for CPU. Now it's time for GPUs. ग्राफिक कार्ड्स, वैसे इसमें चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमारे काम के ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल बजट पीसी बना रहे हो तो एनीथिंग बिलो 20 सीरीज़ इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि ग्राफिक कार्ड का मेन यूज़ एडिटिंग गेमिंग में होता है। और जो अभी नए गेम्स आएंगे जिनमें ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होंगे उनमें हो सकता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 20 सीरीज़ हो। और अगर आप ये मिड रेंज गेमिंग पीसी बना रहे हो देन आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ 3060 और 4060, क्योंकि वो अभी के गेम्स तो आराम से चला ही सकते हैं और फ्यूचर के गेम्स भी वो चला पाएंगे। और अगर बात करें मेरे पीसी की देन आई एम यूजिंग 4060, क्योंकि 4060 3060 से 20 to 25% फास्टर और एफिशिएंट है। लेकिन कुछ लोग अभी भी 3060 को 4060 से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 3060 में 12 GB VRAM है और 4060 में सिर्फ 8 GB, जो कि 1080 या 1440 पिक्सल के लिए इनफ है। लेकिन अगर आप 2K या 4K गेमिंग में जाएंगे हाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे तो आपको उस VRAM के ड्रॉबैक्स दिखेंगे, लाइक लेस FPS या फिर मिसिंग ग्राफिक्स। एंड इफ़ यू आस्क मी, मैंने 4060 क्यों लिया, तो क्योंकि मुझे 4060 3060 के प्राइस में मिल जाए अराउंड 25,600 में, और मैं गेमिंग भी 1080 पिक्सल पे चाहता हूँ जिसमें मुझे VRAM का कोई इशू नहीं होता है। और 40 सीरीज़ में रे ट्रेसिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है और DLSS 3 है इंस्टेड ऑफ DLSS 2 जो 30 सीरीज़ में मिलता है। और अगर आप लोग थोड़ी बजट बढ़ा के 4070 ले सकते हो देन गो फॉर इट, क्योंकि 4070 में 12 GB VRAM मिलती है और वो वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड्स है। और जो 8090 वर्जन्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं जिन्हें एकदम ही हाई एंड पीसी चाहिए, क्योंकि उनकी प्राइस ही 1 लाख से ज़्यादा होती है। और अब 50 सीरीज़ के भी GPUs आ चुके हैं जहाँ पे 5060 भी 4060 जैसा है 8 GB VRAM, लेकिन ये थोड़ी और फास्ट रहेंगे और इनमें मल्टी फ्रेम जनरेशन भी आता है जो कि AI का यूज़ करके फेट फ्रेम्स आपके गेम में बनाएंगे, जो अभी उतने अच्छे से तो काम नहीं करता है लेकिन शायद बाद में अपडेट होके सही हो जाए। तो आप 50 सीरीज़ के भी GPUs ले सकते हो अगर आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट GPUs हैं और हो सकता है इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो, तो चेक कर लेना 5060 अगर 4060 के प्राइस के करीब मिले तो ले सकते हैं। एंड सेम फॉर अदर वर्जन्स ऑल्सो। और आप लोग की आसानी के लिए मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्राफ्ट भी लगा सकता हूँ GPUs का। और ग्राफिक कार्ड में भी कुछ मॉडल्स होते हैं लाइक TI सुपर एंड सुपर, जो कि नॉर्मल वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होते हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ प्राइस। और इनके भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं लाइक 16 GB वेरिएंट एंड 8 GB वेरिएंट, जिससे आपकी लेस VRAM वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको फिर से थोड़ी पैसे लगेंगे। एंड दैट्स इट फॉर ग्राफिक कार्ड्स। आई होप आप लोग ने अपना ग्राफिक कार्ड चुन लिया होगा,
क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पे, जो कि है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको सीधे जाना है अपने प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस में और देखना है उसमें कौन सा सॉकेट लगता है। लाइक मेरे प्रोसेसर में LGA 1700 यूज़ हुआ है, तो आपको उसी सॉकेट का मदरबोर्ड सर्च करना है और फिर उस मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस में आपको अपने प्रोसेसर की जनरेशन लिखी मिलेगी। लाइक मेरे में 12 जेन है, तो इसमें 12 जेन सपोर्ट करता है। और फिर ग्राफिक कार्ड के लिए हमें PCIe H16 स्लॉट चाहिए पड़ता है, जिसमें 3 जनरेशन्स आती हैं, लाइक 3.0, 4.0 एंड 5.0, जिसमें 5.0 एकदम ही फ्यूचर प्रूफिंग के लिए है, क्योंकि अभी के 80-90 वर्जन्स भी उसे पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। और नॉर्मली अभी 4.0 यूज़ होता है, क्योंकि ये अभी के सारे ग्राफिक कार्ड्स के लिए इनफ है, इवन फॉर 80-90s। बाकी 3.0 में अगर आपके पास अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं, लाइक 70 या 80, देन आपको हो सकता है उसमें बॉटल नेट हो इस पिन के जनरेशन की वजह से। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 4.0 वाला मदरबोर्ड ही सिलेक्ट करें, और अगर उसमें 5.0 वाला स्लॉट हो देन इट्स बेस्ट। और हमारे ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी भारी रहते हैं, मेनली 3 फैन GPUs, जिसके लिए स्टील वाले स्लॉट्स भी आते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। आप प्लास्टिक वाले भी यूज़ कर सकते हो। स्टील वाले सिर्फ सेफ्टी के लिए हैं कि आपके GPU के वेट से वो कभी ब्रेक ना हो और आपका GPU स्टेबल रहे एकदम। इसी के साथ आपका CPU एंड GPU मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं रैम की तरफ। तो रैम के लिए हमें जाना है CPU के स्पेसिफिकेशंस में और उधर पे देखना है कि वो CPU कितनी मेमोरी स्पीड सपोर्ट करता है। लाइक मेरे CPU में DDR5 के लिए 4800 MTS सपोर्ट करता है और DDR4 के लिए 3200 MTS, जहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप DDR5 वाली रैम लें, क्योंकि DDR5 इज़ बेटर देन DDR4 एंड इनकी प्राइस में भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। एंड देन आपको चेक करना है कि आपके मदरबोर्ड में भी वही मेमोरी टाइप सपोर्ट हो, क्योंकि DDR5 रैम DDR4 वाले स्लॉट में नहीं लगती है और ना ही इसका उल्टा होता है। और मदरबोर्ड के स्पेक्स में मेमोरी टाइप के साथ उसकी स्पीड भी लिखी होगी कि वो कितनी स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि यहाँ पे रैम की स्पीड से एकदम सेम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और यहीं पे एक छोटा सा कैच है कि जहाँ पे हमारे CPU में 4800 MTS स्पीड सपोर्ट करता है, लेकिन हम 5600 MHz वाली भी रैम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड उतनी सपोर्ट करता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 4800 की स्पीड ही पे चलेगी, जो कि हमारा CPU सपोर्ट करता है। लेकिन अपन बायोस सेटिंग में जाके उसको थोड़ी ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे बायोस सेटिंग्स में जाके तो करना नहीं चाहते, देन यू कैन डू विथ 4800, जो हमारा CPU कहता है। एंड दैट्स इट फॉर रैम। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टोरेज ड्राइव्स। स्टोरेज ड्राइव्स में मेनली 3 ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क, SSD एंड M.2 SSDs, जिसमें से हार्ड डिस्क और SSD तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो M.2 SSDs रहती है वो इन दोनों से ही बेहतर रहती है, क्योंकि जहाँ पे SSDs की मैक्सिमम स्पीड 550 Mbps है, वहीं पे M.2 की Gen 5 SSDs की स्पीड 14000 Mbps तक है। लेकिन M.2 Gen 5 SSDs काफ़ी महंगी हो सकती है, इसलिए आप लोग Gen 4 SSDs भी ले सकते हैं, जिनकी प्राइस अबाउट सेम रहेगी आपके नॉर्मल SSDs के। एंड दैट्स वाई मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपके मदरबोर्ड में 8 M.2 SSD का स्लॉट हो, और कुछ मदरबोर्ड में इसे PCI X4 भी कहते हैं, और उसके आगे जो नंबर रहता है लाइक 3.0 या 4.0, वो उसकी जनरेशन रहती है लाइक Gen 3 और Gen 4। लेकिन इस स्लॉट की जेन में आप दूसरे जेन की SSD भी लगा सकते हो। लाइक अगर आपका स्लॉट Gen 3 है, फिर भी आप Gen 4 की SSD उसमें लगा सकते हो, बट आपको स्पीड Gen 3 की मिलेगी, जो कि है मैक्स 3500 फॉर Gen 3 एंड 7000 फॉर Gen 4। और आप लोग इस वैल्यू की तो NVMe SSD समझ के जल्दी से भी मत खरीद लेना, क्योंकि ये नॉर्मल SATA SSD जैसी रहती है, 550 Mbps स्पीड, जो कि NVMe SSD जैसे सेफ करके घूमती है। बस इसमें इतना अंतर रहता है कि इसमें 3 सेगमेंट रहते हैं इंस्टेड ऑफ 2। एंड फ्यू मोर थिंग्स जो मदरबोर्ड के बारे में रह रही थी कि मदरबोर्ड के मेनली 3 टाइप्स रहते हैं, ATS, माइक्रो ATS एंड मिनी ATS,
जिसमें से मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ATS या माइक्रो ATS पे ही जाए, क्योंकि उनमें चीज़ें इंस्टॉल करना आसान रहता है कंपैरेटिवली मिनी ATS के। एंड कुछ मदरबोर्ड्स में वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट आते हैं, लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी सी हाई रहती है नॉर्मल वन के कंपैरिजन में। एंड अगर आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है तो आपके मदरबोर्ड में TPM 2.0 होना चाहिए, नहीं तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। एंड दैट्स इट फॉर मदरबोर्ड, SSD एंड रैम्स। आप लोग ने अपना कंप्यूटर ऑलमोस्ट बना लिया है, बस इसमें आपको पावर सप्लाई और देनी है। तो बिना देरी किए चलते हम सीधे PSU की तरफ। तो PSU सेलेक्ट करने के लिए आप लोग को अपने PC की पावर रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, जो कि आप किसी भी PSU कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अलग अलग साइज़ थोड़ी अलग बताती है, और उसमें भी हमें कभी कभी 200-300 वॉट ऐड करके PSU लेनी पड़ती है फॉर सेफ साइड। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी AI को अपने स्पेस बता के उससे पूछ सकते हो कि आपको कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सही आंसर देगा। और अगर आप ये मिड रेंज गेमिंग PC भी बना रहे हो, देन आपको एटलीस्ट 80+ ब्रॉन्ज रेटेड किसी अच्छी सी कंपनी की PSU लेनी चाहिए। और जो हैवी ग्राफिक कार्ड्स रहते हैं जिनमें 500-600 वॉट भी लगती है, उनके लिए आजकल PCI 5.0 या फिर ATS 3.0 सपोर्टेड PSU आ रही है, जो कि हैवी स्पाइस के वक्त आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट वगैरह होने से बचाता है। तो आप उनको भी चेक कर सकते हो अगर आप एक बहुत ही हैवी बिल्ड बना रहे हो। एंड दैट्स इट फॉर PSU। अब आपको सिर्फ अपने PC के लिए एक PC केस लेना है जिसके अंदर आप ये सब रखोगे। एंड आप कोई भी PC केस ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से, बस आपको ये देखना है कि आपका मदरबोर्ड उसमें फिट हो जाए। और अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके में फुल ATS सपोर्ट होना चाहिए, जिससे आपको कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम ना हो। एंड आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें कौन से फैंस है, लाइक सिंपल फैंस, RGB फैंस या फिर रेनबो फैंस फॉर सम लुक। एंड आप चेक कर सकते हो कि आपके USB पोर्ट कितने हैं और कहाँ पे है। बाकी जो बैक साइड में रहते हैं वो मदरबोर्ड में रहते हैं, वो तो आप पे रहेंगी। एंड दैट्स इट गाइस, आप लोग का PC कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो का मेन मोटो भी जो कि था कि आप लोग को PC पास के बारे में थोड़ी डिटेल में नॉलेज देना, क्योंकि जब मैंने PC बनाया था तब मुझे YouTube पे ऐसी कोई भी गाइड नहीं मिली जो एक जनरल तरीके से और थोड़ी डिटेल में बताए। लाइक मुझे नहीं पता था कि मदरबोर्ड के स्लॉट्स की भी जनरेशन होती है, अदरवाइज़ मैं Gen 4 SSD स्लॉट वाला मदरबोर्ड लेता, जिससे मुझे थोड़ी और स्पीड मिल सकती थी। एंड दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो, जिससे आप लोग के साथ ऐसा ना हो। एंड आई नो कि अभी इंस्टॉलेशन बचा है, लेकिन उसके लिए आप लोग YouTube पर अपने स्पेसिफिक बिल्ड के लिए सर्च कर सकते हो और आपको उधर पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्विक इंस्टॉलेशन टूर करवा देता हूँ, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोसेसर का एक ट्रायंगल देना है जो कि कॉर्नर में हो रहा है, और वही ट्रायंगल सेम मदरबोर्ड में भी बना हो रही है, और आपको वो दोनों मैच करके उससे प्रोसेसर को मदरबोर्ड में फिट कर देना है। याद रखना कि वो बिल्कुल मूव ना कर रहा हो, एकदम फिट हो गया हो। देन आपको उसके लेफ्ट का हैंडल दबा देना है जिससे वो एकदम फिक्स हो जाएगा। एंड देन आप रैम एंड M.2 SSD लगा सकते हैं, जिनको लगाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको उनको उनके स्लॉट में डाल के पुश करना पड़ता है, जिससे उनकी क्लिप से लॉक हो जाती है। एंड SSD के केस में आपको शायद बोल्ट भी लगाना पड़े, क्योंकि कुछ में क्लिप्स रहती है और कुछ में बोल्ट रहता है, जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ निकलता है। एंड देन आप अपने PC केस के नीचे वाले हिस्से में PSU लगा सकते हो, उसके लिए अलग से जगह बनी होगी, और उसके बोल्स के लिए भी जगह होगी, जो कि आपको उसी PSU के साथ मिलेंगे, वो आप यूज़ करके अपने PSU लगा सकते हैं। एंड देन आपको PC केस के अंदर कुछ हॉलो बोल्ट्स मिलेंगे, जिनके अंदर एक और बोल्ट इंसर्ट हो सकता है, वो आपको अपने PC केस में लगाना है अपने मदरबोर्ड के होल्स के हिसाब से। एंड देन आपको अपने PSU से एक CPU पावर की केबल लेनी है और उसमें मदरबोर्ड में लगा देना है जहाँ CPU पावर लिखा होगा, जो कि आपको अपर लेफ्ट साइड में एक खाली जगह होगी, उधर से लानी है, क्योंकि वो केबल मैनेजमेंट में सही रहती है। एंड देन आपको अपनी IO शील्ड मदरबोर्ड के सॉकेट्स में लगानी है, एंड मदरबोर्ड को उन हॉलो बोल्ट्स पे फिट कर देना है जो कि आपने पहले लगाए थे। एंड इसी के साथ मदरबोर्ड आपका फिक्स हो चुका है। एंड नाउ आपको जो भी केबल से मदरबोर्ड में लगती हैं वो आपके PSU में होंगी, वो बस उसमें लगानी है, जिसके लिए आपको अपने मदरबोर्ड में एक गाइड भी मिलेगी, जिसको देख के आप आराम से लगा सकते हो।
क्योंकि उन पिंस में और जो शॉर्टेज रेंज है उन दोनों जगह लिखा रहेगा कि वो क्या चीज़ है, तो आपको लगाने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एंड देन आप अपने प्रोसेसर का CPU फैन लगा दीजिए उस पर, जो कि बहुत आसान रहता है, जस्ट पुश करना पड़ता है एंड थोड़ी रोटेट करना पड़ता है उनके बोल्ट्स को। एंड देन सबसे एंड में आपको अपना ग्राफिक कार्ड लगाना है, जो कि रैम जैसे मदरबोर्ड में लग जाता है। बस आपको उसको स्टेबल करने के लिए अपने PC केस में 2 बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे सारा वजन आपके सॉकेट पे ना आए। एंड दैट्स इट गाइस, आप लोग का कंप्यूटर रेडी हो चुका है। आपको बस अपने बायो सेटिंग्स में जाके विंडोज़ वगैरह डालनी पड़ेगी। एंड अगर फिर भी कोई चीज़ बच रही हो जो मैंने बताई ना हो और लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप लोग उनको कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट गाइस, होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको PC बनाना हो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।